चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 16। 15 तक तो अभी हो गया, 15 इससे पहले कर लिया गया। अब आते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। समावेशन का अर्थ है। समावेशन, यहाँ पर समावेशन का मतलब, प्रश्न को पहले समझिएगा, सभी विद्यार्थियों को उसकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। समावेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर समावेशन का मतलब समावेशी कक्षा से है, ठीक है, जो जैसा उसको उस रूप में अपना लेना है। सभी विद्यार्थियों को उसकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर के अपनाना। अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना। अनदेखा नहीं कर सकते, जो बाधा अलगाव पैदा कर रहा है उस बाधा को दूर करेंगे, उसको अनदेखा नहीं करेंगे। अब आते हैं ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, एक मिनट। भेदभाव को बढ़ावा देना। भेदभाव कभी भी बढ़ावा देने की बात समावेशी कक्षा में नहीं है। भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर नहीं, जुड़ाव के अवसर देने चाहिए। तो बी सी डी गलत है, तो हर हाल में सही क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन। चूंकि ए सही भी है तो हम केवल और ऑप्शन को भी देख रहे थे। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए पहले, सभी विद्यार्थियों को उसकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष, यानी उसकी सामाजिक पहचान क्या है, वो किस जाति धर्म समुदाय का है, इस चीज पर ध्यान नहीं देते हुए उसको समान रूप से अपना लेना ही समावेशन है कि नहीं है। इसीलिए ऑप्शन ए इसका हर हाल में करेक्ट होगा, 100% करेक्ट है। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक पर इनमें से किससे बचना चाहिए, यानी क्या नहीं करना चाहिए। यही नेगेटिव क्वेश्चन है, बच्चे फंसते हैं। क्या नहीं करना, हर विद्यार्थी को पहचाने और उसका सम्मान करे, यह तो कर सकते, यह करना चाहिए। प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता दें। सी है शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, विविधता करना चाहिए। सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें, यह भी करना चाहिए। हर विद्यार्थी को पहचाने और उसका सम्मान करें, यह भी करना चाहिए। करना क्या नहीं चाहिए, देखिए यही नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वही आंसर होगा कि प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें। मान लीजिए कोई ब्राह्मण टोली में स्कूल है तो वहाँ का प्रभुत्वशाली जो है एक समूह कौन हो जाएगा, ब्राह्मण का बच्चा। तो ऐसा मतलब है खाली ब्राह्मण का टोली है तो ब्राह्मण के बच्चे को महत्व दे रहे हैं, है ना, या दलित टोली है तो दलित के बच्चे को महत्व दे रहे हैं, दूसरे के महत्व को अनदेखा कर रहे हैं, तो ये तो कभी नहीं करना चाहिए, इसी से बचना चाहिए। इसीलिए बी फॉर बिहार हो जाएगा इसका सही, ठीक है। प्रश्न संख्या 18, ये तो सीधा सीधा प्रश्न है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कठिनाई जुड़ा हुआ, आप लोग बताइए पढ़ना। डिसलेक्सिया यानी पढ़ना, इससे भी देखिए जितना विकार है तो इसमें से एक प्रश्न तो लगभग सेट में देखने को मिलता है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी है। अधिगम अक्षमता है बच्चे। अब देखो अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दें, ये निश्चित की बात छोड़ दीजिए। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, ये भी गलत है। बहुत लंबे तक बारंबार दत्त कार्य, जब सीख ही नहीं रहा है बच्चा को ढेर सारा HW प्रोजेक्ट वर्क देने से कोई मतलब है नहीं। सूचना प्राप्त, अब बच्चा मान लीजिए अगर ठीक से अधिगम नहीं कर रहा, अलग अलग अवसर दे, कभी कुछ रिकॉर्डेड टैप के माध्यम से उसको सूचना दें, खेल के माध्यम से दें, तो इसका अधिगम क्षमता जो है, अधिगम यानी लर्निंग का जो पावर है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। इसीलिए ऑप्शन डी, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प दें। खाली अगर पाठ्य पुस्तक नहीं समझ रहा तो खेल के माध्यम से सिखाएं, खेल सामग्री के माध्यम से सिखाएं, तो ऑप्शन डी होगा 19 का। प्रश्न संख्या 20 देखिए, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते, यानी कि प्रतिभावान विद्यार्थी टैलेंटेड है, क्या करेगा, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, ये तो पॉजिटिव लग रहा है। अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्न को हल करने में असमर्थ, ऐसा नहीं होगा। जो प्रतिभाशाली रहेगा वो अपने आयु से ऊपर के प्रश्न को भी हल कर देगा, तो नीचे का करेगा। सरल और आसान कार्य नहीं चुनेगा वो, ये भी गलत हो जाएगा। मैं मूल बात की सहज समझ का नहीं, मूल बात का समझ होता है उसमें प्रतिभाशाली में, ऑप्शन ए होगा। क्योंकि देखिए प्रतिभाशाली होगा जो वो किसी चीज को जल्दी और सही तरीके से समझेगा, अवशोषित करेगा, ग्रहण करेगा।
जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है किसी भी टर्म को बहुत जल्दी समझ लेगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित, अनदेखा, दंडित, अवरुद्ध। सबसे इजी प्रश्न इस सेट का हो जाएगा ये प्रोत्साहित। चलिए प्रश्न संख्या 22। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? बचना शब्द को ध्यान दीजिए। तथा विभिन्न उप संप्रत्तियों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना, ये सही है। संप्रत्तियों के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, ये भी सही है। अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, ठीक है। बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों को बिना समझे नकल करने के लिए करना, यही चीज नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज हम नया संप्रत्यय पढ़ा रहे हैं और उसको विस्तारण कर रहे हैं, संप्रत्यय का विस्तारित रूप बता रहे हैं और बच्चा समझे ना समझे उसको बोलेंगे तुम चुपचाप उतार लो बोर्ड पर से, ऐसा तो नहीं कहेंगे। क्योंकि उसमें क्या करेंगे, उन संप्रत्तियों के बीच संबंध को भी क्रियान्वित करेंगे, ये भी सही है। उदाहरण और गैर उदाहरण देके समझाएंगे उससे जुड़ा हुआ या उससे नहीं जुड़ा हुआ गैर उदाहरण देकर के भी हम समझा सकते हैं। अधिग्रहित जानकारी नई समस्या पर भी लागू करके, नए टाइप के प्रश्न पर लागू करके देख सकते हैं। ये तीनों पॉजिटिव है, ऑप्शन डी इसी से बचना चाहिए। खाली नकल से तो है, नकल से सावधान, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 23 की ओर आते हैं। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जाए? यानी कि विफलता है या सफलता नहीं है, कैसा पाठ्यक्रम लागू करेंगे कि बच्चा कम से कम विफल होगा, अधिक से अधिक सफल होगा, सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, ये तो बहुत अच्छा है। सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ अगर पाठ रहेगा बच्चे का तो उसको बहुत जल्दी पकड़ेगा, है ना। अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, ज्यादा चुनौतीपूर्ण और जटिल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक चीज देंगे तो बच्चा जल्दी नहीं सीखेगा। अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता है, यानी सरल से अमूर्त बढ़ना चाहिए, अमूर्त से सरल, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना। सार्थक सीखने के लिए प्रतिस्पर्धा को दूर रहने की बात की है। बच्चे के विचार और अनुभवों को जगह देना, यह ठीक लग रहा है, पॉजिटिव भी है। और आगे हम देख लेते हैं, हम तो मार दिए हैं, अब देखिए सी और डी देख लेते हैं। पहले जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना ही नहीं होगा। ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से सामाजिक संदर्भ से संदर्भित होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका जो है बी ही बहुत अच्छा है, अनुभवों को जगह देना। बच्चा जो घर से लेके आया है वो उसका संसाधन है, व्यर्थ चीज नहीं है। बात है 25 नंबर प्रश्न। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को किससे बचना चाहिए? नया संप्रत्यय पढ़ा रहे हैं तो क्या नहीं करना चाहिए? उन्हें दिए गए उदाहरणों के सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, यह भी सही है। उन संप्रत्ययों संबंध गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, गैर उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़े। नया संप्रत्यय जब भी पढ़ाएंगे पहले सरल फिर जटिल, नया चीज है बच्चे के लिए, तो उसको अगर तुरंत पूरा हार्ड चीज दे दें और उसके बाद फिर आसान चीज दे, थोड़े होगा। बच्चे को अगर कंप्यूटर क्लास है, उसको माउस और कीबोर्ड से पहचान बनाना है, हम तुरंत बोल देंगे DBMS में एक मैटर तैयार करिए, क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए सी, नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना, ये तो सही है, जोड़ना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्या होगा? सी सही हो जाएगा, सी करेक्ट। ए, बी और डी इसका पॉजिटिव है और यही नहीं करना चाहिए। 3 तो करना चाहिए और 1 जवाब दो पहले, उधर से कैसे आएगा? अगला देखिए, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों से उनकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी क्या किसका विकास है? जैसे देखो कोई प्रश्न है, सुनिए सर, नॉइजिंग होना। हाँ जो भी हो बैकग्राउंड, अब क्या हो रहा है आपका क्लास डायरेक्ट रिकॉर्ड, इसमें क्या किया जा सकता है ना। तो
तो विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद कोई विशिष्ट जानकारी है उस पर स्मरण पर आधारित, यानी आपको रिकॉल करने कहा जा रहा है। आप सोचिए, उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। इसे आपको पूछा जा रहा है, देखो बाबू दिमाग में खोजो, तुम पढ़े हो, बता सकते हो तो किसका इस्तेमाल किया, किसने इसकी मदद की। तो इसका अधिसंज्ञान, यानी कभी एक दिन और बताएं, अगर कोई शिक्षक या शिक्षिका बोलती है कि आप प्रयास करिए, होगा, आपने पढ़ा है, खोजिए, दिमाग में होगा, ये जब खोजने की बात हो रही थी, ये आपका जो अधिसंज्ञान है ये वही आपका मदद कर रहा है। कौन मदद कर रहा है? ऑप्शन सी। अगला है लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को क्या कहा जाता है? क्या होगा बताइए आप लोग। कलन विधि है क्या, पहले हमको समझाओ। हाँ, कलन विधि क्या होगा? कलन विधि का मतलब जो भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कोई भी, जैसे मैथ के लिए कोई फॉर्मूला तैयार हुआ कि इतना तक स्टेप में ये करना, इसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, यानी कि एक पूरा का पूरा ढांचा बना हुआ होता है, उसी को बोलते हैं कलन विधि। और जब कोई मैथ बना रहे होते हैं, जैसे हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पर पाई आ गया तो पाई का मान हमको पता है कितना लेना है, 3.14 लेना है या 22/7 लेना है ना। उसके बाद फिर दूसरा मेथड कहीं पर ए बी होल स्क्वायर का अगर मैटर बन रहा है आपका, वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो समय दर समय, स्टेप दर स्टेप आपको वो फॉर्मूला मदद कर रहा है, और इसी फॉर्मूला वाले मेथड को बोलते हैं कलन विधि। क्या बोलते हैं? कलन विधि। ऑप्शन ए सही होगा इसका। तो समझना है चीजों को। हालांकि ये कलन विधि नेगेटिव चीज है, फॉर्मूला जाने की बात नहीं कह रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रश्न का नेचर कुछ इस तरह से है, यहाँ पर तुक्का मारने वाला सब तो लगभग फेल हो जाएगा। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश कौन दे रहा है? हमको वही फॉर्मूला देगा, कलन विधि यानी फॉर्मुलेशन टाइप का मेथड जो होता है। चलिए प्रश्न संख्या 8 है, सभी शांत है सब कुछ। विद्यार्थी के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती है? भ्रांति जो है क्या बतलाता है? अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच। अगर कोई भी चीज में भ्रम हो रहा है आपको, इसका मतलब नहीं कि आप पूरी गलत है, अत्यंत गलत है, तो ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ तो वजह होगा जिसकी वजह से भ्रम हो रहा है आपको। उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता, उच्च क्रम का क्षमता होगा जिसके अंदर, तो उसके अंदर भ्रम होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ। देखिए किसी बच्चे को जो है, अगर पहले जो है कि भूकंप के बारे में हम लोग पढ़ते थे जब छोटे थे, तो सुने होंगे कि धरती के अंदर बड़ा सा कछुआ है और कछुआ हिल जाता है तो धरती हिल जाती है, भूकंप आता है, और हम लोग इस चीज को मान लेते थे बचपन में, क्योंकि उस संप्रत्यय के बारे में हमें अच्छी समझ नहीं थी। आज ना जब आगे बढ़े, समझे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत काम करता है, इसीलिए भूकंप आता है, जब अच्छी समझ आ गई, क्या आज हम कछुए को मान्यता देंगे? नहीं देंगे। इसीलिए जब भोली समझ होती है तभी भ्रम होता है, नहीं तो भ्रम नहीं होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण है? कौन सा कार्य आप करिएगा कि आपको प्राउड फील होगा कि चलो भाई अच्छा किए? जब सफलता का कारण, जब असफलता का कारण खुद को मानेगा, जब सोचेगा मेरे वजह से ही असफल हुए, बच्चा पूरा बोर हो जाएगा, कभी गर्व तो होगा ही नहीं। असफलता का कारण दूसरों को मानेगा तो गुस्सा उठेगा उस पर, फिर भी घमंड नहीं होगा, गर्व नहीं होगा। जब सफलता का कारण खुद को माने कि हम अपने बल पर, जब कभी होता ना हम अपने बल पर परीक्षा पास किए, इतना अंक लाए, तब आपको गर्व होगा। अगर आप चीटिंग वीटिंग करके लाए हैं तो अंत में क्या होता है, उतना खुशी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, जब सफलता कारण स्वयं को माना जाता है। ये भी डी गलत हो जाएगा। जब सफलता कारण हम दूसरे को मानेंगे तो हमेशा तो उसका गुलाम रहेंगे, मुरीद रहेंगे, वही उसी के बल पर हुआ, नहीं तो होता भी नहीं। चलिए अंतिम प्रश्न इस सेट का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा, देखिए ये प्रश्न हर सेट में इस टाइप का है। एक होता है आंतरिक प्रेरणा जो आपके अंदर उत्पन्न हो, एक होता है बाह्य प्रेरणा जो बाह्य कारणों से आपको प्रेरित करे। तो पहला होता है मुझे पढ़ाई चाहिए, करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रदाय की समझ बनाने के लिए जरूरी है, तो ये करनी चाहिए अपने मन में, क्योंकि इसी से हम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हमको पढ़ना चाहिए, आपके अंदर से आ रहा मोटिवेशन, ये आंतरिक प्रेरणा हो जाएगा। ऑप्शन ए ही सही है। मुझे दंड से बचने के लिए अध्ययन करना, दंड क्या होता है, हमेशा दंड और पुरस्कार बाह्य प्रेरणा है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के लिए अध्ययन करना, प्रथम स्थान है तो आप में प्रतियोगिता आ रही है, यानी कि आप में प्रतिस्पर्धा का विकास हो रहा है, ये भी बाह्य प्रेरणा है।
मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व पाने के लिए, साथी से कंपैरिजन हो रहा है, तुलनात्मक हो रही है, तो साथी जो है आपका बाह्य प्रेरणा है। ऑप्शन डी भी गलत होगा, ऑप्शन ए इसका हो गया सही। इस तरह से 30 प्रश्न हम लोग कर लिए, यह सेट हो गया कंप्लीट। इसको आराम से आप लोग जो है चैनल पे तो डल ही जाएगा, एक बार दो बार आप लोग इसको रिपीट करके देख लेंगे, ठीक है।